जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद अब्बास को फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं जनाब ज़िया साहब, और ये इनके साथ जो है वो हमारा वक्तन फ़वक्तन नशिस्त चलती रह करेगी। अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर और व्यूवर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, और पिछले कुछ महीनों से मैं पॉडकास्ट सिंगल हैंड ही कर रहा था, अकेले ही कर रहा था, और मुझे उसमें थोड़ा सा जो है वो एक मज़ा नहीं आ रहा था, या यूँ समझ लें कि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं 10-15 मिनट अकेले ही बैठ के बात कर रहा हूँ। तो वो एक मेरी जो कनेक्शन था वो बिल्ड नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने अपने भाई से, अपने दोस्त से, बल्कि मेरे सीनियर भी हैं, उम्र के लिहाज से नहीं नॉलेज के लिहाज से, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हफ्ते में 1-2 बार मेरे साथ जो है वो आया करें और हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बातचीत किया करेंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो अफ़गान तालिबान की सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, जो करंटली अफ़गानिस्तान के अंदर अभी मौजूदा सूरत हाल है उसको, और कुछ कोशिश ये भी करेंगे कि उसको हिस्ट्री के साथ रिलेट करें, और जितने पाकिस्तान में हमारे भाई हैं जो इस सिचुएशन को लेके खौफज़दा हैं या पुरुमीद हैं, दोनों तस्वीरें जो हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो हमारे साथ ज़िया साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और आज का जो ये हमने मौजू छेड़ा है, जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, हम इसके ऊपर काफ़ी देर से इनफैक्ट डिस्कशन कर रहे थे, और हम अक्सर ऑफिस में बैठ के इस किस्म की डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो हमारा ये जहन बना कि हम ये जो डिस्कशंस करते हैं इनको पॉडकास्ट की सूरत में लेके आएँ, और हम सवाल कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, और फिर बाज़-औक़ात उसके अंदर जो चीज़ें हमें कॉन्फ्लिक्ट लगती हैं उसके ऊपर हम इख्तिलाफ़ भी कर रहे होते हैं, बहस भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ रिसर्च भी कर रहे होते हैं कि अगर मैंने कोई नुक्ता नज़र रखा है तो वो क्यों रखा है, उसकी क्या वजह है। और शहजाद साहब अगर कोई बात करते हैं तो क्या, तो वो बाज़-औक़ात हमारी जो डिस्कशंस होती हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और शहजाद साहब बड़े अरसे से चाह रहे थे कि हम एक इस किस्म की डिस्कशन इन प्लेटफॉर्म्स पे भी करें। सो आज हम तालिबान के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। तालिबान ने कल दोबारा से काबुल के ऊपर टेक ओवर कर लिया है, और इस वक्त मिली जुली सी और हर तरह की ख़बरें हमें मिल रही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। बड़े सारे दोस्त ऐसे हैं जो फेसबुक के ऊपर जो है ना वो उनकी पोस्टें और उनकी चीज़ें मेरे सामने इस तरह से आ रही हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है, अफ़गानिस्तान के ऊपर जो है वो टेक ओवर कर लिया है, या उसको जो राइट विंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसको फ़तह कर लिया है, और जो लेफ़्ट विंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसको टेक ओवर कर लिया। तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो एडिशन करना चाहता हूँ कि ये ना तो टेक ओवर है, ना ही ये बदला है, ना ही ये फ़तह। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ ये उन्होंने अपना हक़ वापस लिया। अगर आप तारीख़ में थोड़ा जाएं तो 1996 के अंदर, जब सोवियत यूनियन के बाद और सिविल वॉर के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर और तालिबान की जो एक इज्तमाई गवर्नमेंट थी वो वजूद में आई, तो 1996 से लेके 2001 तक अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 4-4.5 साल ये बनते हैं, वो मुल्ला उमर की गवर्नमेंट थी, तालिबान की गवर्नमेंट थी, और ये पहली गवर्नमेंट थी तालिबान की। उसके बाद जब अल-कायदा का मामला हुआ और जब वो सारी चीज़ें जो आपके सामने दुनिया के सामने हैं, तो अमेरिका ने मुल्ला उमर को कहा कि आप हमें जो है वो उसामा दें। तो खैर जो भी वो वजह बनी 9/11 की तरफ, उसके बाद जो मामला हुआ, तो फिर अमेरिका ने, यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज ही होते हैं कि अगर उसामा अफ़गानिस्तान में जाके उसने पनाह ली थी तो अमेरिका ने गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं की, तालिबान से बात क्यों की? उस वक्त गवर्नमेंट ही तालिबान की थी, सही, और उस वक्त मुल्ला उमर लीड कर रहे थे उसको 1996 से लेके 2001 तक। फिर जब इन्होंने डिनाई कर दिया, इन्होंने कहा नहीं हम, वो जो भी किस्सा था, तो अमेरिका ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर 21 साल कमो पेश उन लोगों ने अमेरिकन के साथ, नेटो के साथ, शुमाली इत्तेहाद की फ़ौजों के साथ जंग की, और आज उन्होंने काबुल को कब्ज़ा नहीं किया काबुल के ऊपर, उन्होंने वो गवर्नमेंट जो शुमाली इत्तेहाद ने उनसे छीन ली थी उस गवर्नमेंट को वापस लिया है। ये कोई फ़तह नहीं है, ये कोई कब्ज़ा नहीं है, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ऐसी है कि जैसे हम अपने इस ऑफ़िस में बैठे हैं, हमसे कोई बंदा जबरन आके ये ऑफ़िस हमारा छीन ले
हम उसके साथ कानूनी तौर पे या जंगजुई तौर पे लड़ें और उसके बाद अपना ऑफिस वापस ले लें। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा, मुझे ये है। बताएं कि ये जो तालिबान की हुकूमत है, हम इस हुकूमत को क्या नाम देंगे? क्या ये कोई खिलाफत कायम कर रहे हैं, या ये कोई जमहूरी हुकूमत है कि लोगों के इलेक्शन के बाद ही यहाँ पे आते हैं, या फिर ये काबिज़ हैं? आप क्या कहते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज़ हमेशा जहन में होनी चाहिए हम सब लोगों के, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपनी तारीख़ को, अपनी हिस्ट्री को मिक्स कर जाती हैं या अपनी तारीख़ की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करती। सबसे पहली बात तो ये देखिए, जो 1996 के दौर में तालिबान ने गवर्नमेंट कायम की थी, उससे पहले जो अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर चली थी तकरीबन 2.5-3 साल सोवियत यूनियन के बाद, वो उस सिविल वॉर के अंदर तालिबान ने बहुत सी ऐसी चीज़ें की थी जिससे लोगों ने उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। मिसाल के तौर पर तालिबान ने जबरन जो है वो स्कूल को बंद करवाया था, जबरन जो है वो मार्केट्स को बंद करवाया था, और बड़ी ऐसी चीज़ें थीं उस वक्त। और लेकिन जब उसके बाद जब 96 के अंदर गवर्नमेंट कायम हुई 2001 तक, तो दुनिया कहती है, आप आज भी जो डच सहाफ़ी ने किताब लिखी है तालिबान के ऊपर, आप उसको नेट के ऊपर जाके देख सकते हैं, उसने लिखा है पिछले 8 साल की तहकीक के बाद कि 1996 से लेकर 2001 तक वो सबसे सुनहरी दौर था। उस वक्त जो मुल्ला उमर थे, उसको पूरी दुनिया में से लोग अमीरुल मोमिनीन के नाम से जानना उनको शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कोशिश ये कर रहे थे कि हम इस्लामिक लॉ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएं और इस्लामिक जमहूरिया जो है वो उसको करें। अब दूसरी बात ये है तारीख़। लोग जानते हैं तालिबान को 1996 और सोवियत यूनियन वाली चीज़ों के साथ। आज अगर आप ज़बीउल्लाह के बयानात देखें, आप मुल्ला ब्रदर के बयान देखें, अब्दुल गनी के, आप हैबतुल्लाह के बयान देखें, आप मुल्ला यकूब के बयान देखें, तो आज ये लोग वो तालिबान नहीं हैं जो तालिबान सोवियत यूनियन के साथ लड़े थे और जो तालिबान 1996 के अंदर अपने ख्यालात रखते थे। देखें, जिहाद इन लोगों ने ज़रूर किया 21 साल, बट अब वो भी ये चाहते हैं। आप ज़बीउल्लाह का कल का बयान पढ़ के देखें, उन्होंने साफ अपने बयान में कहा है कि हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलें, और हम कतई ये नहीं चाहते कि हम जो है वो अपनी हुकूमत को या अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ख़ित्ते में कोई किसी दूसरे मुल्कों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। मतलब वाज़िह तौर पे आप ज़बीउल्लाह के ट्विटर अकाउंट पे चले जाएं, आप तालिबान की अपनी वेबसाइट है अल अमरात इस्लामिक अफ़गानिस्तान, उसके ऊपर चले जाएं, तो उन लोगों का ये कतई तौर पे ये बयान नहीं है। ये बड़ी खुली और बड़ी दलील वाली बात है कि वो एक जमहूरी हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन जो फ़र्क होगा जमहूरी हुकूमतों में वो थोड़ा सा ये होगा कि वो अपनी जमहूरी हुकूमत में जो उसूल हैं वो शरीयत वाले रखेंगे, वो इस्लामिक रखेंगे, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो किसी ईसाई से तजारत नहीं करेंगे, वो किसी स्कूल को बंद करवा देंगे, वो वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो है वो करेंगे। तो ऐसा नहीं है। और हमारी शरीयत भी किसी जगह पे ये नहीं कहती कि आप जो है वो रोमियो से तजारत बंद कर दें। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर निकाल के देखें, जो 12 साल आपकी हुकूमत थी, सबसे ज़्यादा तजारत ही आपके दौर में हुई थी। तो ऐसा नहीं है। हम इसको अगर समराइज़ करें तो मैं इसको यूँ कहूँगा कि वो एक जमहूरी हुकूमत होगी, मगर उसके अंदर जो उनके अपने उसूल होंगे वो इस्लामिक उसूल होंगे। और जमहूरी हुकूमत भी वही होती है जो अपने नुमाइंदे को अपनी मर्ज़ी से ख़ुद चुन के सामने लेकर आए। तो यहाँ पे तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया कि तालिबान जो हैं वो काबिज़ हो गए हैं, या तालिबान जो हैं वो बग़ैर किसी लॉ के, बग़ैर किसी शरीयत के उसको करेंगे। भाई वो तो ऐलान कर रहे हैं कि हम तो जमहूरी हुकूमत कायम करेंगे, और जमहूरी हुकूमत ऐसे ही जैसे वोटिंग होती है, लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो पिछले 21 साल से वो जंग लड़ रहे थे उनके मकसद को भी समझें। वो ये कहते हैं कि हम अपने इलाके में, अपने मुल्क में, अपनी जगह पर किसी गैर मुल्की का जो वहाँ पे है वो क्यों उसको एक्सेप्ट करें। भाई हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हमें करने दें। हम अपने घर में कर रहे हैं, हम अपने घर में कर रहे हैं, और अपने घर को हम ही चलाना चाहते हैं, बजाय कि कोई बाहर से आए। और अभी उन्होंने टेक ओवर किया है,
और टेक ओवर करने के बाद, दोबारा से टेक ओवर करने के बाद अब उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है कि अब वो यहाँ पे जमहूरी इलेक्शंस करवाएंगे। जी, अभी इब्तदाई तौर पे तो कम से कम 6 महीने ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इब्तदाई तौर पे तो वो जो हुकूमत के सारी उनकी चीज़ें हैं, देखें एक जब इतना बड़ा इनकलाब आता है ना तो वक्ती तौर पे ज़्यादा थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं ना वो अनबैलेंस्ड होती हैं। ये एक फितरती चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे डिनाई कर दूँ, आप यहाँ पे डिनाई कर दें, या कोई और बाशऊर इंसान, गलत बात है। ये फितरती चीज़ें हैं, चीज़ें अनबैलेंस होती हैं, बड़ी वीडियोज़ और बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि ऐसी हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन लोगों ने अगर उन लोगों के अंदर इतनी स्ट्रैटेजीज़ और इतनी हिकमत अमली दिमाग इतना है कि उन्होंने पूरी दुनिया की सुपर पावर्स को वहाँ पे जूते मारे हैं, तो वो अपने खित्ते के अंदर गवर्नमेंट नहीं कायम कर सकते? करेंगे। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा उनको, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सरकार वसलाम ने कमो पेश 23 साल जद्दोजहद की मक्का मदीना में, लेकिन इस्लामिक गवर्नमेंट कायम नहीं हुई। अगर उस वक्त भी कुछ गवर्नमेंट कायम हुई थी ना, ये कुछ उस वक्त कुछ असर और रसूख कायम हुआ था, तो वो चंद एक अरब के कबाइल के ऊपर था। बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट का ऐलान नहीं हुआ था कि ये इस्लामी खिलाफत है और चीज़ें। जब आपकी वफ़ात हुई उसके बाद जब मदीने के लोगों ने फितना बर्पा किया और उन्होंने कहा कि जो खलीफा है वो हम में से होगा, क्योंकि सरकार ने ज़्यादा अरसा मदीने में गुजारा है और वहाँ पे, तो फिर हज़रत उमर ने ये सारी चीज़ को भांपते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहा कि आप जाएं और आप खिलाफत का ऐलान करें। और अब आप कहें कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई कबीला है तो उसका एक सरदार होगा और वो अपने फ़ैसले देखेगा, और अगर यहाँ पे कोई कबीला है तो अपना, इस तरह तो उम्मत भटक जाएगी। तो आप जाएं और जाकर इनको कहें कि जो खिलाफत है वो एक ही होगी, और अब जो खलीफा कहेगा उसका हुक्म जो है वो आपको मानना पड़ेगा। और मैं अपने नाजरीन को यहाँ पे बताऊँ, अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा तारीख़ को देखिएगा, कि अभी सरकार पाक सलाम को दफनाया नहीं गया था, ये फड्डा जब हुआ, यही तो सुन्नी शिया का मसला है। वो कहते हैं कि हज़रत अली से आपने मशवरा ही नहीं किया। उस वक्त सिचुएशनल ये फितने इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे फितने, और सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और मामलात कुछ ऐसे बन गए थे कि हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर जो दोनों इकट्ठे थे, साथ थे, और वो जो मुनाफिकीन थे उनकी जमात के साथ जो है वो बातचीत कर रहे थे, फितने को दबाने की कोशिश कर रहे थे, और एक डिसीजन लेना पड़ा, और वो डिसीजन खिलाफत का डिसीजन था, और उस बेस के ऊपर पहली खिलाफत कायम हुई, और यहाँ से जो है एक शिया सुन्नी इख्तलाफ की भी एक बुनियाद पड़ी। और इस इख्तलाफी मौजू के ऊपर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। हाँ बताने का, मिसाल देने का मकसद ये था कि सरकार पाक सलाम के 23 साल जद्दोजहद के बाद जाके खिलाफत कायम हुई थी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो देखें इतना बड़ा इनकलाब आया है। आप रशिया की सोवियत यूनियन जब टूटी, रशिया को सफ़ेद रीछ कहते थे, इतना पावरफुल था वो। तो उसके बाद रशिया को भी संभलते संभलते 7 साल लग गए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में ना एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की न्यूज़ चल रही हैं, लोग राय दे रहे हैं कि ये तालिबान की हुकूमत आ गई, ये तो बड़े शिद्दत पसंद लोग हैं, ये तो दहशतगर्द लोग हैं, और APS स्कूल अटैक के बारे में भी बात की जा रही है, रद्दुल फसाद के बारे में भी बात की जा रही है, और बहुत सारी इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान तो ख़ुद इन दहशतगर्दों से निमट रहा था और मामलात कर रहा था, और अब लोग जो हैं इन्हीं के दोबारा से इक़्तिदार में आने में खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों ने हमारा खून किया है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई है। तो ये वो अगर दहशतगर्द लोग हैं और वो अगर पाकिस्तान को काट रहे थे, तो फिर किस बात की खुशी है, और हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को? सही है। देखें, एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहली बात जो है ना, ज़रूरी बात यहाँ पे वो ये है ज़िया भाई, कि 2 तरह के तालिबान हैं जिनका पिछले 20 साल से हमारा वास्ता रहा है। 2 तरह के? अच्छा, एक तालिबान हैं जिनको हम
द अमारात इस्लामिक अफ़गानिस्तान तालिबान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अमारात इस्लामिक अफ़गानिस्तान ये तालिबान है जिसकी बुनियाद मुल्ला उमर ने रखी, और मुल्ला उमर के साथ कुछ और लोग उस वक्त मौजूद थे। और इन तालिबान की बुनियाद जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के बाद सिविल वॉर हुई थी, उस सिविल वॉर के बाद रखी गई थी। और मुल्ला उमर का आज भी वो रिटन बयान मौजूद है, और अब तो बड़े लोगों ने इसको जो है ना वो रीशेयर भी किया है कि वो मुल्ला उमर को ख्वाब में सरकार पास लातो वसलाम की ज़ियारत हुई, आप तशरीफ़ लाए, आपने आके अपना जुब्बा मुबारक जो था वो दिया और कहा कि आप इस क़यादत को संभालें और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करें। मैं आपको यहाँ पे अपने लिसनर्स को, व्यूवर्स को बताऊँ कि मुल्ला उमर वो हज़रत हैं तारीख़ में, शायद बड़े कम लोगों को ये पता हो। आप वो बिच सहाफ़ी की किताब पढ़ के देखें, वो लिखती है कि मुल्ला उमर उस क़यादत से भागते थे कि मुझे नहीं करनी भाई, माफ़ी दे दो। अच्छा, ही इज़ नॉट विलिंग टू डू। हाँ, वो तकरीबन 4.5 महीने वो डिनाई करते रहे इस बात से कि भाई मैं नहीं कर सकता ये। जो लोग आज ये कहते हैं कि वो काबिज़ हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, उसके बाद जब उनको ये ख्वाब आई, उसके बाद जब ये मामला हुआ, फिर वो गए, वो यूट्यूब के ऊपर आज भी वीडियो है, अगर आप जाके लिखें आपको आएगी। वो एक चौक में खड़े हैं कंधार के किसी इलाके में, और यह मकबूल जान साहब जो हैं हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, उन्होंने इस वाक़े को बड़ा अच्छा बयान किया है। वो कहते हैं कि मैं करीबी आइनी शाहद था इस वाक़े का। तो उस वक्त मुल्ला उमर ने वो जो था सरकार पास लातो वसलाम का जुब्बा मुबारक उसको निकाला, और फिर आपके हाथ पे लोगों ने बैत की। ये 1996 की बात है, और फिर बाकायदा जो है वो इस तालिबान का आगाज़ हुआ, जिन तालिबान को आज हम जानते हैं, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये जो तमाम मामला हैं ये यूट्यूब पे भी मौजूद है? हाँ, जो मुल्ला उमर की वीडियो है जुब्बे मुबारक वाली, वो यूट्यूब पे मौजूद है। ठीक है, वो जब निकालते हैं इन वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में ताकि आप वो लिंक्स खुद भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। और तो ये जो था तब, ये 1996 के अंदर, 95 के अंदर ये मामला शुरू हुआ। ये तालिबान ने अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट का ऐलान किया और हुकूमत की, तालिबान का वहाँ पे आगाज़ हुआ। 4.5 साल तकरीबन वहाँ पे गवर्नमेंट रही। अमेरिका आया, इन्होंने जंग की, आज इस दहाने पे हैं। ये हो गए एक तालिबान। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनकी पाकिस्तान के अंदर ना कोई मदाखलत रही है, ना इनका कोई कनेक्शन रहा है, ना इनकी कोई चीज़ रही है, ना कुछ भी। नो, आप पिछले 21 साल की आर्मी की, ISI की, गवर्नमेंट की, ISPR की, किसी एक की कोई एक तहरीर, कोई एक चीज़ मुझे रेफरेंस के तौर पे कोट कर दें कि गवर्नमेंट ने, ISI ने, ISPR ने या किसी एक इदारे ने कहा हो कि इन तालिबान की वजह से हमारे यहाँ पे मसला हुआ। इसके बरक्स आपको DG ISPR की, आपको DG ISI की, आपको गवर्नमेंट की, आपको फ़ौज की, आपको जनरल हमीद गुल की, जनरल महमूद की, आपको ये वीडियोस लाजमी और इंटरव्यू लाजमी मिलेंगे जिसमें वो ये कहते हैं कि जब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की गवर्नमेंट थी तो हमारा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चंद 100 सिपाही थे। हमें टेंशन ही नहीं होती थी कि यार ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, और वो 4-4.5 साल के दौर में पाक अफ़गान बॉर्डर सबसे ज़्यादा सिक्योर रहा, महफूज रहा। अब आते हैं दूसरी तरफ, दो तालिबान हैं। दूसरी किस्म के तालिबान हैं जिनको हम TTP के नाम से जानते हैं, तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान, TTP के नाम से हम उनको जानते हैं। ये उनकी जमात का नाम है। ये पाकिस्तान की तंजीम है? ये पाकिस्तान की तंजीम है। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान की तंजीम थी। इसका जो बैकग्राउंड है, देखिए आप इस्लाम की तारीख़ को थोड़ा उठा के देखें, बल्कि मैं कहता हूँ इस्लाम से भी ज़्यादा अगर हम इसको वर्सटैलिटी में ले जाएं ना, तो आप दुनिया की कोई भी तारीख़ उठा के देखें, जब कभी भी दो जंगें हो रही होती हैं तो दुश्मन हमेशा कोशिश करता है कि इसका फ़ायदा उठा के अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट चली गई, जब अमेरिका ने वहाँ पे अपने लोग बिठाए, तो अब वही अफ़गान बॉर्डर जिसके बारे में जर्नल्स का मौक़िफ़ ये था कि ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है,
उसी बॉर्डर के ऊपर इतनी फौज लगानी पड़ गई जितनी हमारी पाक इंडिया के बॉर्डर पे है, क्योंकि इंडिया की रॉ एजेंसी ने, इसराइल की एजेंसी ने और अमेरिकन ने अफ़गानिस्तान में अपने अड्डे बनाए, अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी तरबीती कैंप बनाए और वहाँ से जासूस और दहशतगर्दों को तैयार किया और पाकिस्तान के अंदर भेजा, जिसकी ज़िंदा मिसाल कुलभूषण है। आप कुलभूषण का केस पढ़ें, ISI उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देती क्या है कि हमने इसको कहाँ से पकड़ा है। वो पाकिस्तान में दाखिल ही अफ़गानिस्तान से होकर सिंध में गया, वहाँ पे कुछ देर उसने रहा, फिर वापस कोयटा आया, फिर उसके बाद जो मामला था। तो जो TTP थी इसका सीधे से ताल्लुक़ रा के साथ था, इसका सीधा जो मामला था वो CIA और इनके साथ था। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि ये ज़ाहिर कैसे हुए। ये लोग बड़े अरसे से काम कर रहे थे हिडनली, TTP पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। जब इसकी खबर मिली मुशर्रफ को, जनरल मुशर्रफ के अगर कई ऐसे काम हैं जिनको लोग सहराते हैं तो उनमें एक काम ये भी है। फिर जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के ऊपर जो ऑपरेशन किए, इनको वहाँ से निकाला। बड़ा शॉर्ट करके मैं ये वाक़या बता रहा हूँ। लाल मस्जिद का ऑपरेशन था वो बेसिकली TTP के ख़िलाफ़ था। ओके। जब वो ऑपरेशन हुआ, फिर ये लोग वहाँ से जब निकले, वहाँ से निकल के फिर इन्होंने जाके अपनी जहाँ जहाँ बेस कैंप बनाए, चीज़ें की, सारे मामला हुए। फिर इन लोगों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था कि हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ काम करना है और हमारा इनसे यही फड्डा है। फिर इन्होंने जो APS का वाक़या कहते हैं, बेसिकली APS का वाक़या जो था वो TTP के लोगों का था, रा का था। और इसको मैं सिर्फ बयान कर रहा हूँ, ISI तो इसको क्लैरिफाई कर चुकी हुई है। वो फिर पाकिस्तान ने जो रद्दुल फ़िसाद ऑपरेशन किया, पाकिस्तान ने जो ज़रबुल अज़्ब ऑपरेशन किया, जनरल रहीद शरीफ को अल्लाह ताला इज़्ज़त व कामरानी अता करे। इंसानों से अगर गलतियाँ होती हैं तो इंसानों से ऐसे काम भी बड़े हो गए हैं जिसके ऊपर अल्लाह ताला उनको बड़ी करेगा। तो ये बेसिकली दोनों तंजीमों में फ़र्क है। अभी मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की बात। आप ये मेरे अल्फाज नोट कर लें और लिख लें। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आती है और तालिबान वहाँ इंशाल्लाह आएगी, अगर वाली तो अब बात ही नहीं है ना कोई, अब तो उन्होंने आज काबुल के ऊपर भी, तो जो पाकिस्तान के अंदर बचे कुचे TTP के कुत्ते हैं, ख़वारिज हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इनके बेस कैंप हैं अफ़गानिस्तान में, वो बेस कैंप टूटेंगे, वो बेस कैंप वहाँ से ख़त्म होंगे, इनकी खुराक की तरसील ख़त्म होगी, इनकी फंडिंग ख़त्म होगी, इनका असला ख़त्म होगा, इनकी चीज़ें ख़त्म होगी। और ये घंटों की बात रह जाएगी कि पाक फ़ौज जो है वो इनको घंटों के अंदर कुत्तों की तरह मार के सड़कों पे लेकर आएंगे और पाकिस्तान में अमन कायम होगा। ये नोट कर लें मेरी बात। जो लोग इस चीज़ के ऊपर परेशान हो रहे हैं, ये इस चीज़ के ऊपर जो है वो बातें कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान वहाँ पे आ रही हैं, नोट कर लें कि ये अल्लाह के उन बंदों की बशारतें हैं कि जिनको हमने पढ़ा है और हमने दिल से उनको माना है। ये पाकिस्तान के अंदर अमन कायम होगा अगर अफ़गान तालिबान वहाँ पे आ जाते। क्यों आज इंडिया, आज भारत क्यों चीखे मार रहा है? भाई भारत को क्या मसला है कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान आए हैं या वहाँ पे गवर्नमेंट। इवन के अगर आप इस वक्त इंडिया मीडिया वॉर एक बहुत ज़्यादा कर रहा है, मीडिया वॉर और कल्चरल वॉर, और इस कल्चरल वॉर में वो बहुत सारी मूवीज़ बना रहा है, बहुत सारे सीजन्स बना रहा है, बहुत सारी सीरीज़ बना रहा है जिसके अंदर वो तालिबान का जिक्र करता है, जिसके अंदर वो रॉ का जिक्र करता है, ICI ये क्या नाम है अपना, CIA का जिक्र करता है, ISI का जिक्र करता है। और वो ख़ुद अपनी मूवीज़ में ये बताता है कि इंडियन इंटेलिजेंस रॉ जो है वो पाकिस्तान में स्टेप इन करने के लिए अफ़गानिस्तान को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। वो ख़ुद अपनी मूवीज़ में बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे अफ़गानिस्तान की ज़मीन को और किस किस तरह से हम अफ़गानिस्तान को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बहरहाल वो एक मीडिया वॉर है और मीडिया वॉर में भी वो बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ तो उनको बताना ही पड़ता है ना कि किस तरह कर रॉ किस तरह से ऑपरेट कर रही है। जो इंडिया है वो चीखें ही इसलिए मार रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आती है तो वो तो इनको जूते मार के भगा देंगे वहाँ से। और अगर ऐसा होगा
तो उनकी जितनी अभी मैं आज पढ़ रहा था कि कोई $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की और इसराइल की मुश्तरका अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो तो सब उन्होंने तालिबान ने सूद समेत जूते वापस कर दिए उनको मारी, तो वो तो चीखे मारेंगे, वो क्यों नहीं चीखे मारें। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज ना हो। अल्लाह के बंदो, अगर आप अगर पिछले 20-21 साल में TTP और अफ़गान तालिबान में फ़र्क नहीं कर सके, अल्लाह के बंदो आपने क्या तारीख़ पढ़नी है आपने, या क्या तारीख़ लिखनी है आपने। असल में दोनों के साथ तालिबान का सिगा यूज़ होता है, इस वजह से कन्फ्यूजन आती है। ये दो अलग अलग ग्रोह हैं जिनकी बिल्कुल मुख्तलिफ एक दूसरे से आइडियोलॉजीज़ हैं और इन दोनों के काम बिल्कुल डिफरेंट हैं। और अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर क्या तालिबान तो अब वो आ चुके हैं, असल तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान में आ चुके हैं, तो जब वो अपना होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे जो मोसाद और FIA, CIA ये जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करूँ, कितनी आप देखें ईमान ताज़ा करना है आपने ना, अपना ईमान ताज़ा करने वाली बात है। आप हैबतुल्लाह का बयान पढ़ें आज का, उन्होंने कहा है कि हम आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं और हम फतह मक्का की याद जो है वो दोहरा रहे हैं। मतलब उन्होंने जैसे ही टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद बहुत सारे गैर मुल्की मीडिया एजेंसीज़ ये कह रही थी कि जैसे ही तालिबान टेक ओवर करेंगे एक खून रेजी होगी, कत्लो गारत होगी और बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी, एक बहुत क्योस फैलेगा जो कि खून रेजी की सूरत में होगा। हाँ, लेकिन तालिबान जैसे ही आते हैं और वो वहाँ पे आके पहला ख़िताब करते हैं तो वो कहते हैं कि किसी से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जा रहा, सबके लिए आम माफ़ी है। और भी साथ ऐड किया कि जो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जाना चाहे गैर मुल्की जा सकता है। मतलब पिछले 21 साल से वो जिससे लड़ रहे हैं, एक तो था अमन मुआहदा जो हुआ सो हुआ, दूसरी जो बात है वो ये होती है कि अगर अमन मुआहदे के बाद हमारे मामलात में आप करते तो हम आपको वैसे ही पेश आएंगे। लेकिन इस बात के बावजूद उन्होंने कहा कि हम आम माफ़ी का ऐलान करें, और जो हमारे अपने लोग थे, जो उनकी गवर्नमेंट थी, जो उनके सेक्रेटरीट्स थे, गवर्नर्स थे, जो सारे उनके ख़िलाफ़ पिछले 21 साल से करते रहे। और मैं बड़ा अलल ऐलान ये बात करता हूँ कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म अज़ान है, हम तो सीधी तल्ख बात करते हैं। मैं तो अशरफ गनी को कुत्ता कहता हूँ कि ये तो राह का कुत्ता, इसने पिछले 21 साल में अपने बेटों अपने भाइयों को मरवाया वहाँ पे। उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ के ख़िलाफ़, उस चीज़ के ऊपर हैबतुल्लाह ने आज कहा हम आम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। मेरा बेटा किसी जंग में कत्ल हो, मेरा बाप किसी जंग में कत्ल हो और मैं जब पावर में आऊँ, लेकिन वो तो वैसे भी भाग गया ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, ये वो तो इस लायक ही था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो भागा है या उसके दरमियान कोई मुआहदा हुआ है? किसी मुआहदा कोई नहीं हुआ। संडे वाले दिन जो है वो अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करवा दिया था, लेकिन इस बात को ख़बर नहीं दी गई थी मीडिया के ऊपर। उसने कहा था जब मैं मुल्क से निकल जाऊँ तो उसके बाद आप ख़बर दें। और आप उस ट्विटर अकाउंट का नाम है इंडियन अफ़गान एम्बेसी, उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर अगर आप जाएं तो इंडियन जो एम्बेसी है वहाँ से ट्वीट हुआ है कि हम अफ़गान सदर के साथ अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं। अच्छा और मैं देख के ये बड़ा हैरान हुआ कि अगर कोई मुझ जैसा बेवकूफ़ बंदा भी कोई ऑपरेशन कर रहा हो ना, तो मैं भी अपनी कम से कम प्राइवेसी लीक ना करूँ कि यार मैं ये काम कर पा रहा हूँ। सही है, ठीक है। तो वो वहाँ से निकल गए हैं, वो मुआहदा शायदा कोई नहीं हुआ। हाँ ये बात ज़रूर है, जो मुल्ला अब्दुल्ला जो थे, जो गवर्नमेंट के तर्जुमान और सेक्रेटरी थे, वो सालसी हैं अभी तालिबान के साथ, वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप 6 महीने तक इस गवर्नमेंट को ऐसे ही चलने दें और 6 महीनों के बाद हम आपको ये टेक ओवर जो है वो दे देंगे। लेकिन जो मुल्ला ब्रदर है और जो मुल्ला अब्दुल गनी है और हैबतुल्लाह है, इनका ये मौक़िफ़ है कि हम जो है वो इसको नहीं 6 महीने का वक्त नहीं दे सकते, हम इसको अभी टेक ओवर करेंगे। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी ख़बर नहीं है।
कि उन्होंने इसको दिया है नहीं दिया, अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो अब्दुल्ला मुल्ला हैं वो इसके ऊपर कर रहे हैं बातचीत उनके साथ।